हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज समाज से संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पर हल कर देंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कभी ना कभी पेपर में पूछे गए हुए हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, तो आज के हम एक एक प्रश्नों को देखेंगे। अगर अभी तक मेरा समाज वाला वीडियो अगर तक आपने नहीं देखा तो आकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तब यहाँ पर आइएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा या आप आसानी से हल कर पाएंगे प्रश्नों को। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का जो मेरा पहला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, सार्थक के बाद लिख लीजिएगा शब्द। तो बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी छंद। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समास। मैंने परिभाषा बताई हुई है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो जाकर देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी विच्छेद। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संक्षेप। समास का अगर कोई शाब्दिक अर्थ पूछे तो उसका अर्थ होता है संक्षेप या फिर संक्षिप्तीकरण या फिर छोटा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? ऑप्शन ए कुमारी, ऑप्शन बी आचार्य कुशल, ऑप्शन सी प्रतिदिन और ऑप्शन डी गृहगत। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिदिन। ये हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। मैंने बताया था अगर किसी शब्द से पहले उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हो? उपसर्ग लगा हो, तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। ये याद रखेगा। यहाँ पर प्रति क्या है? उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में द्वंद्व समास का शब्द है? ऑप्शन ए आजकल, ऑप्शन बी रातों रात, ऑप्शन सी दिन दिन और ऑप्शन डी वीर पुरुष। देखिए मैंने बताया था कि अगर कहीं पर वियोजक चिन्ह दिख जाए, किसी में क्या दिख जाए? वियोजक चिन्ह दिख जाए, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था अगर जो दोनों शब्द होंगे एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए या फिर एक दूसरे से अलग होने चाहिए। अगर कहीं पर रातों रात एक समान अगर शब्द दिख जाता है तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? मैंने ये भी बताया था वहाँ पर शब्द अव्ययी भाव समास होता है। और जब शब्द अलग अलग हो तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा। तो इस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आज और कल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? द्वंद्व समास होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद प्रधान होता है या फिर द्वितीय पद होता है या फिर प्रथम और द्वितीय होता है या फिर अन्य? यानी कि प्रथम पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। द्वितीय पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। तो पूछा किस में है? तत्पुरुष समास में। अगर तत्पुरुष समास में अगर बात करें तो उसमें उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निडर शब्द में कौन सा समास होगा? निडर में अगर हम बात करें कौन सा समास होगा, देखिए निडर मतलब क्या होगा? बिना डर के। ठीक है, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। देखिए द्वंद्व समास में मैंने बताया क्या दिखना चाहिए? योजक चिन्ह दिखना चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हमारा गलत हो गया पहले ही। ठीक है, द्वंद्व समास हमारा गलत हो गया। द्विगु समास की बात करें तो पहला पद क्या होना है? संख्यावाची होना चाहिए। तो यहाँ पर संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही ना, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। तत्पुरुष समास में क्या होना चाहिए? तत्पुरुष समास में हमें क्या एक कारक चिन्ह दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? कारक चिन्ह। तो निडर का अगर हम तोड़ेंगे तो निडर मतलब बिना डर के, बिना डर। तो यहाँ पर कोई कारक चिन्ह दिख नहीं रहा, तो इसमें भी ये नहीं होगा। यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा और ये बचा क्या? अव्ययी भाव। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। या फिर ये समझ लीजिए किसी शब्द के पहले क्या आ जाए? उपसर्ग। मैंने बताया था, तो यहाँ पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यथा समय यानी कि समय के अनुसार शब्द में, यथा समय शब्द में कौन सा समास होगा? यहाँ पर देखिए यथा क्या एक उपसर्ग है, या अगर जब यथा अगर कहीं आ जाए तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास।
यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यथा समय में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे समस्त पद में कौन सा समास होगा? देखिए मैंने बताया था कि कहीं बीच में योजक चिन्ह दिख जाए तो वहाँ पर कौन सा होगा? या तो द्वंद्व होगा या फिर अव्ययी भाव हो सकता है। क्या? दो ही हो सकता है। तो धीरे धीरे मैंने ये भी बताया था कि दोनों शब्द क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? विपरीत होने चाहिए। यहाँ पर क्या है? दोनों शब्द क्या है? सेम है। तो यहाँ पर द्वंद्व न होकर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो हमारा ऑप्शन डी ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वनवासी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वनवासी, वन में वास यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए में आ गया ना, वन में वास। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए दुग तो हो नहीं सकता क्योंकि पहला शब्द क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए। ये तो होने से द्वंद्व में योजक चिन्ह दिखना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। या फिर कर्मधारय समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। कर्मधारय समास में विशेषता बताई जाती है, एक शब्द दूसरे शब्द की क्या बताता है? विशेषता। तो ये भी नहीं होगा। हमारा बचता क्या है? तत्पुरुष समास। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। या फिर इस तरह समझिए, वनवासी को जब हम तोड़ेंगे तो वन में वास करने वाले को क्या कहते हैं? वनवासी कहते हैं। तो यहाँ पर वन में वास में आ गया ना, या में क्या है? कारक चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दीर्घ आयु पद में कौन सा समास होगा? देखिए दीर्घ आयु, इसको हम तोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तोड़ लेते हैं। जैसे दीर्घ समास वगैरह करेंगे, दीर्घ प्लस क्या हो जाएगा? आयु। दीर्घ प्लस आयु, या फिर बोलते हैं दीर्घ आयु। आयु कैसी है? दीर्घ है। तो यहाँ पर कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मैंने बताया था ना, जहाँ विशेषता बताई जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए और भी तरीके हैं, जैसे द्वंद्व समास में क्या होना चाहिए? योजक चिन्ह दिखना चाहिए। दीर्घायु में कहीं योजक चिन्ह दिख रहा है तो ये हो नहीं सकता। दीर्घ समास में क्या दिखना चाहिए? दीर्घ समास में पहला शब्द क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए। तत्पुरुष समास में एक कारक चिन्ह चाहिए। तो दीर्घ आयु में कुछ दिख रहा है, दीर्घ है जिसकी आयु, ये अगर हम उसका विग्रह करेंगे तो दीर्घायु का तो यही हो गया, दीर्घ है जिसकी आयु। तो यहाँ पर कुछ नहीं, दीर्घ आयु या दीर्घ आयु। आयु कैसी है? दीर्घ है। तो यहाँ पर विशेषता यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो कमल नयन यानी इसको हम तोड़ते हैं, अगर इस शब्द को तोड़ेंगे तो दो कितने से उठेगा? कमल और नयन। यानी कि नयन कैसा है? कमल और नयन, यानी कि नयन कैसा है? कमल के समान है। तो यहाँ पर क्या विशेषता बताई जा रही है, जहाँ विशेषता बताई जाएगी वहाँ पर कैसे समास होगा? कर्मधारय समास होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? अभी मैंने बताया कि जिसका देखिए विशेषता जहाँ पर आ जाए, जहाँ विशेषता बताने वाली बात आ जाए वहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। इसका ये जान लीजिए कि इसका उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, और प्रथम पद द्वितीय पद की क्या बताता है? विशेषता बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कर्मधारय समास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घास फूस में कौन सा समास होगा? देखिए यहाँ पर विशेषता बताई नहीं जा रही, तो कर्मधारय नहीं हो सकता, या फिर या तो द्वंद्व। देखिए यहाँ पर क्या लग गया? वियोजक चिन्ह दिख गया, तो या तो द्वंद्व होगा या फिर अव्ययी भाव होगा, यही दो होगा। तो अगर हम बात करें अव्ययी भाव की, आगे अव्ययी भाव कब होगा? जब दोनों शब्द क्या हों? समान, एक ही हों। तो यहाँ पर देखिए घास फूस अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी द्वंद्व समास हमारा क्या होगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? नंबर 1 भुजदंड, नंबर 2 माखन चोर, नंबर 3 भला और बुरा, और नंबर 4 क्या है? चतुर्भुज। मैंने बताया द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होना चाहिए? प्रथम पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची। ये याद रखिएगा, जहाँ भी प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो, वहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। देखिए भुजदंड में दिख रहा है कोई संख्या नहीं दिख रही, माखन चोर में कोई संख्या नहीं दिख रही, भला बुरा में भी कोई संख्या नहीं दिख रही है, चतुर्भुज में मतलब 4 भुजाओं वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, चतुर्भुज मतलब 4 ना। यहाँ पर जब संख्या की बात हो गई है तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? यहीं पर द्विगु समास होगा। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा। ये मैं बता चुका है पहले भी कि प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास होता है। इससे पहले मैंने प्रश्न कराया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जिस समाज में पहला या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, समास होगा, समाज लिख उठा है। तो यहाँ पर जिस समास में पहला या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना तो पहला पद प्रधान हो ना तो दूसरा पद प्रधान हो, वहाँ पर कौन समास होता है। देखिए द्विग समास की अगर हम बात करें, द्विग समास में द्वितीय पद या उत्तर पद, क्या उत्तर पद प्रधान होता है। उसी तरह कर्मधारय समास में भी क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। और बात करें अव्ययी भाव समास में तो इसमें प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। और बहुव्रीहि समास की अगर हम बात करें तो बहुव्रीहि समास में ना तो उत्तर पद प्रधान होता है ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, यहाँ पर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा। इसको हम इसका विग्रह करते हैं। अकाल पीड़ित यानी कि अकाल से पीड़ित, यानी कि अकाल से पीड़ित क्या हो जाएगा, अकाल से पीड़ित। देखिए यहाँ पर से आ गया ना, से क्या है, एक कारक चिन्ह है। जब कारक चिन्ह अगर दिख जाए कहीं तो क्या वहाँ पर क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तिरंगा में कौन सा समास होगा। तो ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विग समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है तिरंगा में 3 दिख रहा है ना। मैंने बताया कि किसी भी शब्द में पहला शब्द अगर पूर्व शब्द क्या हो, संख्यावाची हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, द्विग समास होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, कौन सा, द्विग समास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यथारुचि शब्द में कौन सा समास होगा। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो यहाँ पर जो हमारा देखिए तत्पुरुष समास, अगर हम तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें क्या दिखना चाहिए, कारक चिन्ह दिखना चाहिए। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अव्यय समास में क्या होता है, या तो उपसर्ग दिखेगा, बीच में योजक चिन्ह दिखेगा, और योजक चिन्ह के साथ क्या क्या दिखना चाहिए, दोनों पद क्या होता है, समान दिखना चाहिए शब्द। और द्वंद्व समाज में क्या होता है, द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होता है, बीच में क्या दिखना चाहिए, योजक चिन्ह दिखना चाहिए। अगर हम बात करें अव्ययी भाव में कहीं पर क्या देना चाहिए, उपसर्ग दिखना चाहिए ना। अव्ययी भाव में क्या दिखना चाहिए, उपसर्ग। कहीं पर अगर पहला शब्द दिख जाए उपसर्ग है। देखिए यथा रुचि मैंने बताया था, यथा समय इससे पहले बताया था, उसमें भी यथा आया हुआ था। तो यथा क्या उपसर्ग का काम करता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उपकूल में कौन सा समास होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें फिर देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। यहाँ पर दिख नहीं रहा तो ये भी गलत आंसर होगा ही नहीं। कर्मधारय समास में क्या होनी चाहिए, विशेषता बतानी चाहिए। यहाँ पर देखिए उप धनुकूल करोगे तो इसमें कोई एक दूसरे की विशेषता बता रहा नहीं बता रहा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास भी नहीं होगा। अगर उपकूल को तोड़ोगे भी तब भी यहाँ पर कोई भी कारक चिन्ह नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। बच क्या रहा है, अव्ययी भाव समास। या फिर इस तरह समझ लिए कि किसी शब्द के आगे कि मैंने क्या बताया था, किसी शब्द के आगे क्या आना चाहिए, उपसर्ग आना चाहिए। यहाँ क्या दिए, उप क्या है, उपसर्ग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नील गाय में कौन सा समास होगा। नील गाय देखिए तोड़ लीजिए, नील धन गाय, यानी गाय कैसी है, नीली है या नीला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दूसरे की विशेषता बताई जा रही है। गाय कैसी है, नीली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विशेषता बताई जा रही है। जहाँ विशेषता बताई जाए तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हस्तलिखित में कौन सा समास होगा। हस्तलिखित, ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। मिलता था कर्मधारय समास में क्या होना चाहिए, विशेषता बतानी चाहिए। उसके बाद तत्पुरुष समास में क्या होना चाहिए, कारक चिन्ह होना चाहिए। बहुब्रीहि में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होना चाहिए, योजक चिन्ह दिखना चाहिए। और साथ में दोनों शब्द जो हो एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो।
अब देखते हैं इस क्वेश्चन का। हस्तलिखित को हम तोड़ते हैं तो यानी कि हस्तलिखित मतलब क्या हो जाएगा, हाथ से लिखित, क्या हो जाएगा, हाथ से लिखित। देखिए हाथ से आ गया ना, ये अब क्या है, कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह किस में आता है, तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास होगा। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इससे पहले बता देगा, देखो वनवास यानी वन में वास, ठीक है, इसको तोड़ कर देखिए, वन में वास में आ गया ना, में क्या है, एक कारक चिन्ह है, जो कारक चिन्ह जहाँ भी आ जाए तो वो कहाँ क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा वहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आजन्म में कौन सा समास होगा। देखिए आजन्म में क्या है, पहली बात देखो द्विगु समास, ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो देखिए अगर द्विगु समास की बात करें तो पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो आज जन्म में कोई संख्या दिख नहीं रही, तो यहाँ पर ये तो आंसर ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। आप जन्म में अगर हम तोड़ेंगे तो आ धन आ प्लस जन्म, तो यहाँ पर कोई कारक चिन्ह तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पर कोई भी शब्द एक दूसरे की विशेषता नहीं बताएगा, तो कर्मधारय समास भी गलत हो जाएगा। बचता क्या है, अव्यय भाव से हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या फिर ये समझ लीजिए कोई उपसर्ग किसी शब्द का आगे कोई उपसर्ग हो तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धन धन में कौन सा समास होगा। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। देखिए धन धन यानी कि क्या है, यहाँ पर देखिए पहले योजक चिन्ह दिख रहा है। योजक चिन्ह किस में हो सकता है, या तो फिर अव्ययी भाव समास में होगा या फिर द्वंद्व समास में होगा। तो द्वंद्व समास तो यहाँ पर है नहीं, तो यही एक बच रहा है ऑप्शन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा, अव्ययी भाव समास। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से समास में पहला पद संख्यावाची होता है। मैंने कई बार बता चुका है, मैं कई बार इस क्लास में बता चुका कि किसी शब्द का पहला पद अगर संख्यावाची है तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।